नमस्कार दोस्तों, सावधान सावधान सावधान। हम लोगों के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है और यूरिन कैसे बनता है, अभी चंद मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। वीडियो को स्किप ना करें, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप यूरिया नहीं खाते हैं, उसके बाद भी आपके शरीर में यूरिन के माध्यम से यूरिया क्यों निकलता है, अर्थात ये कैसे बनता है। आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम लोग उत्सर्जन तथा उत्सर्जी तंत्र के या उत्सर्जन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए, जो टॉपिक का नाम है उत्सर्जन। ये शब्द है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो उत्सर्जन क्या है भाई? तो उत्सर्जन, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाना पचता है, पचने के बाद उसमें कुछ अपचे पदार्थ रह जाते हैं, फिर उसके जो पोषक तत्व जो पच जाते हैं वह ब्लड के माध्यम से कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन के उपरांत वहाँ पर दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है वाटर। उस वाटर को हम कोशिकीय जल कहते हैं या सेलुलर वाटर कहते हैं। ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं। उसके बाद जो भोजन पच गया, अब पचने के बाद जो बच गया वह भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। पानी हम पीते हैं तो सारा पानी हम कंज्यूम नहीं कर पाते, जो आवश्यकता से अधिक पानी होता है उसे हमारा शरीर क्या करता है? मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि उत्सर्जन क्या है, डिफिनीशन क्या होगी इसकी? तो ये कह सकते हैं हम, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें मेटाबॉलिज्म के उपरांत या उपापचयी क्रियाओं के बाद वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, या यूँ कहें कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बने वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि वर्ज्य पदार्थ क्या है? भाई, वर्ज्य पदार्थ तीन हैं, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो ठोस है, दूसरा गैस है और तीसरा द्रव है। जैसे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही वर्ज्य पदार्थ भी जो है तीन अवस्थाओं में होते हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। तो ठोस क्या है? जो हम भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद हमारे आमाशय में जाता है भोजन, तो वहाँ पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया के बाद फिर जो पाचन बच जाता है वो इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। इंटेस्टाइनल डाइजेशन के बाद जो पचे हुए पोषक तत्व हैं, जो पच गए, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। जो कैपिलरी, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड में चला जाता है अवशोषित होकर, और वहाँ से वो चला जाता है कोशिकाओं के विभिन्न भागों में, या विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न ऊतकों तक पहुंच जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि पचे हुए पोषक तत्व कहाँ चले? भोज्य पदार्थ कोशिकाओं तक पहुँच गए जहाँ उन्हें पहुँचना था। अब जो नहीं पचे, जो पदार्थ नहीं पचा, वह जो है मल के रूप में आपके मलाशय में इकट्ठा हो जाता है।
समय पड़ने पर सुबह में, शाम को, जब आपको आवश्यकता, माइंड इंफॉर्मेशन देता है, सिग्नल देता है कि आपको बाथरूम जाना चाहिए, तो आप जा करके वह सॉलिड ठोस पदार्थ, पूर्ण रूप से ठोस नहीं होता है लेकिन फिर भी अर्ध ठोस उसको कहा जा सकता है, उसे मल के रूप में आप बाहर निकाल देते हैं। पहला तो वर्ज्य पदार्थ ये हो गया। अब दूसरा वर्ज्य पदार्थ क्या है भाई? हमने अभी कहा कि पोषक तत्व जब कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं तो वहां ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, ऑक्सीजन उनके साथ क्रिया करता है जिसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के साथ साथ पानी भी निकलेगा। तो उस पानी को हम कोशिकीय पानी या कोशिकीय जल कहते हैं या सेलुलर वाटर कहते हैं। इस CO2 को, जो कि हमारे लिए घातक है, उसे निकाला जाना आवश्यक है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं? हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सांस जब हम छोड़ते हैं तो उस समय क्या छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वर्ज्य पदार्थ के रूप में शरीर में बन गई है, उसी को हम बाहर छोड़ते हैं। कभी कभी हम गैस के रूप में भी छोड़ते हैं, फार्टिंग के रूप में। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? हमने बता दिया आपको ठोस वर्ज्य पदार्थ, हमने बता दिया आपको गैस के रूप में जो वर्ज्य पदार्थ होता है उसे। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है तरल वर्ज्य पदार्थ। तो तरल वर्ज्य पदार्थ क्या है भाई? तरल वर्ज्य पदार्थ क्या है? वो खून में मिले होते हैं, रक्त में मिले होते हैं। किस रूप में? यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, अमोनिया के रूप में। मतलब यूं कहें कि नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो ब्लड में होते हैं। तो अब प्रश्न उठता भाई, ब्लड से उसे निकाला कैसे जाए? मिला हुआ है, मिक्स है ब्लड के साथ, क्या पूरा ब्लड निकाल दिया जाए? तो फिर आपकी स्थिति, हमारी स्थिति क्या होगी? कितना सुंदर तरीके से प्रकृति ने हमारे शरीर के बीच में एक दो ऐसे अंगों को विकसित किया, दो ऐसे अंगों को विकसित किया जिसका नाम है किडनी, जिसका नाम गुर्दा कहते हैं, जिसको हिंदी में हम वृक्क कहते हैं। तो दो किडनी होती है, उसमें जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा लोअर होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा से उससे ऊपर होती है। ये थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है, थर्ड लंबर वर्टिब्री के एब्डोमिनल कैविटी में। अब प्रकृति ने इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया कि ये दो अंग बनाया। किडनी कितने बनाया? दो। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरी किडनी भी काम करती रहेगी, तो भी जीवन क्या है? चलता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये किडनी पी के अपना ख़त्म कर ले, तमाम लोग कर रहे हैं, और जिसमें शुगर पेशेंट लोग ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। तो अब आप पूछोगे सर किडनी कैसे छानेगी? ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको छान के अलग करके निकालना है बाहर, और जो ब्लड में बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अंदर ब्लड में ही रहने देना, बॉडी में रहने देना है। इसके लिए इस किडनी में फिल्टर व्यवस्था है। जैसे आप चाय बनाते समय, चाय जब आप बना लेते हैं, चाय पक जाती है तो उसमें चाय की पत्ती होती है, अदरक होती है और छोटी इलायची के टुकड़े रहते हैं। तो उसे क्या करते हैं आप? डायरेक्ट तो पीते नहीं हैं, क्या करते हैं? उसे छानते हैं। तो छान के पीते हैं। ठीक उसी तरह से किडनी क्या करती है? छानने का काम करती है।
उस रक्त को जिसमें कि नाइट्रोजनस पदार्थ मिले हुए हैं जो वेस्ट के रूप में हैं, जो हमारे शरीर के लिए विषैले हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति ने 2 किडनी दे रखी है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। राइट किडनी क्या होती है, थोड़ा लो होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है, अपर होती है। अब उसको जब इसका क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल इसका क्रॉस सेक्शन किडनी का करेंगे तो आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक कार्टेक्स है और दूसरा मेडुला है। तो ये 2 रीजन में पूरी किडनी बटी होती है। जब इसको क्रॉस सेक्शन काटा जाएगा तो देखा जाता है कि इस तरह की कुछ संरचना है जिसको कि हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, किसकी? वृक्क की, किडनी की। इट इज नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। अटेंशन हियर। इसको अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक, और फंक्शनल यूनिट भी है। ऐसे वृक्काणु भी कहते हैं। एक किडनी में इनकी जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है। अब जरा देख लें कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर जो वृक्काणु है या जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है वह किडनी के कार्टेक्स वाले रीजन में लोकेटेड है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल या कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से मान लीजिए कि दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। अब एक तरफ से आप देख रहे हैं कि इफरेंट आर्टेरियोल्स आ रही है, दूसरी तरफ से ये निकल रही है जब यहां से, तो इसको हम अफरेंट आर्टेरियोल बोल रहे हैं। तो इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आते हैं और अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड निकलते हुए जाके वेंस से अटैच होकर के वेंस के रास्ते फिर निकल जाते हैं। तो ये दोनों आर्टेरियोल जब यहाँ बोमेन कैप्सूल के बेस पे आते हैं तो एक जालीनुमा, इस तरह से जालीनुमा संरचना बनाते हैं। उस संरचना को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। यही असली छानने का काम होता है। होगा क्या कि जब ये ब्लड जो आ रहा है जिसमें कि नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ भी हैं, ब्लड भी हैं, और ब्लड में क्या है भाई? ब्लड में प्रोटीन है, ग्लूकोज है और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरत हैं, वो भी क्या होते हैं? फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ कुछ प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये फिल्टर होता है। तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर केवल इतना ही समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से जैसे ही ब्लड गुजरेगा, जैसे ही ये छन्नी के पास आएगा तो इसमें से क्या होगी? ये फिल्टर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं, जो पार्ट छन के इसमें आता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो अब ये जो छन के आया है ये फिल्ट्रेट, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं जो बाहर निकल रही हैं। भाई कोई चीज़ आप अपने घर से कचरा निकाल रहे हो और उस समय कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो कि आपके लिए ज़रूरी है और गलती से वो जा रही है, तो क्या उसे आप वापस पुनः नहीं लेते हो? लेते हो, 100% वापस लेते हो। ठीक इसी तरह से बॉडी के अंदर भी वो व्यवस्था की गई है कि ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, जिसको हम पीसीटी कहते हैं,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर से सुनिए, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो यहाँ ये जैसे ही गुजरेगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं शरीर के लिए, जैसे प्रोटीन है, आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो जा रहे हैं अनायास, उसको क्या करेंगे भाई, ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू में जाएंगे, फिर कैपिलरी के माध्यम से ब्लड में वापस चले जाएंगे। फिर ये आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता, कुछ इस ट्यूब्यूल के द्वारा कुछ आयन सिक्रीट होते हैं, इसको हम कहते हैं सिक्रीशन। तो 3 प्रोसेस होती है यूरिन के फॉर्मेशन में। कैसे? एक फिल्ट्रेशन हुआ, पहला क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। पहला प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, ये होता है फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 प्रोसेस होता है। तो अब फाइनली क्या होगा कि यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मुख्य रूप से यूरिया की बात हम करते हैं, तो यूरिया क्या है, यहाँ से होते होते ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इस पोर्शन को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बोला जाएगा इसे। तो देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो डिसेंडिंग है, एक असेंडिंग है। डिसेंडिंग वाले कंडीशन में यहाँ जो एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाए ये भी ठीक नहीं है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी बच्चा। तो ये H2O 2 अधिक मात्रा में जा रहा था, वो लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग, जो नीचे उतरती हुई नली है, उससे फिर क्या होगा, निकल जाएगा। और यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब असेंडिंग की तरफ हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl भी बाहर निकल जाएगा। मतलब बहुत गाढ़ापन होके यूरिन न जाए और न बहुत पतला होके जाए। तो ये पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचेगा, ये DCT है, यहाँ पर भी कुछ फिल्टरिंग होती है, तो इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद ये यूरिन के फॉर्म में कहाँ पर आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। वहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ ये पेशाब के रूप में, मूत्र के रूप में इकट्ठा होगा। और जैसे ही ये भरता है तो आपके माइंड को सिग्नल जाता है, और आप तुरंत कॉलेज स्कूलों में अपने गुरुजी से कहते होंगे, सर जी 1 नंबर। तो 1 नंबर में क्या निकालते हैं जा कर के, तो मूत्र, आप मूत्र के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये मुख्य रूप से उत्सर्जन में मुख्य तौर से ये यूरिन का एक्रीशन रहा। एक चीज़ यहाँ हमने थोड़ा से उसमें बताते समय मिस किया था, तो ये बता दूं कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मल्पीजियन बॉडी। क्या कहते हैं इन्हें? मल्पीजियन बॉडी। अगर ये पूछा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, देन आंसर विल बी नेफ्रॉन। या ये पूछा जाए कि हिंदी में कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, तो उत्तर होगा बेटा वृक्काणु। ये ध्यान दीजिएगा। अब हमने ये बता दिया आपको कि ठोस पदार्थ जो वर्ज्य होते हैं वो कैसे निकलते हैं। वो NS के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, समय समय पर निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद में जो हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आपके फेफड़े की सतह से
श्वासोच्छ्वास क्रिया के दौरान ब्रीदिंग के दौरान बाहर निकल जाते हैं, और जो नाइट्रोजनस पदार्थ है तरल के रूप में, वह किडनी से छनते हुए यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यूरिन में मेन प्रोडक्ट क्या होता है, मेन जो हमारे लिए घातक है पदार्थ, वो क्या है, यूरिया है। अब आप पूछोगे सर हमने यूरिया तो खाया नहीं, फिर यूरिया बना कहाँ से, यूरिया बना कहाँ से? तो आपका लिए आंसर है कि जो लीवर है, लीवर जो है जिसे हम यकृत कहते हैं, जिसके गांव देहाती भोजपुरी में करेजा कहल जाला, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो शरीर के अंदर हमारे एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं, उस अमीनो एसिड को लीवर क्या करता है कि पायरुविक एसिड में बदल देता है। और जब पायरुविक एसिड में उसे बदलता है तो उसी दौरान अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया जानते हैं कि हमारे लिए सबसे घातक है, प्राण भी ले सकती है, बहुत ही विषैली होती है। तो तुरंत वह लीवर आपका उस अमोनिया को क्या करता है, बदल देता है यूरिया में। यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सीधे आप यहाँ न लगाइएगा कि किडनी में होता है, नहीं, वो यकृत में होता है, लीवर में होता है यूरिया का निर्माण, जिसको हम आर्निथिन साइकिल कहते हैं। फिर वो ब्लड के माध्यम से आकर के किडनी में छनता, छन करके फिर वो बाहर निकलता है। और किडनी के अतिरिक्त एक्सेसरीज जो आपके एक्सेटरी सिस्टम में आते हैं, जो एक्सेटरी आर्गन हैं, वो आपकी स्किन है, त्वचा, जिसमें सिबेशियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, जिसके माध्यम से पसीने निकलते हैं। पसीने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते हैं, NaCl, इसलिए आपका वो जो पसीना होता है नमकीन, थोड़ा खारा होता है। और फेफड़ा होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। लीवर होता है, अभी मैंने जो बताया है। और उसके बाद में आंत होती है, जिसमें कि आपका जो मल के रूप में वर्ज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है। तो थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को मेरा निवेदन है कि स्वीकार करें, मैंने अभी शुरू किया, कुछ कमियां हों अगर आपकी निगाह में देखने में, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके कमेंट का स्वागत करूंगा कि मैं उसके अकॉर्डिंग जो इम्प्रूवमेंट हो सके उसको करूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।